So with the end of this part of this video, you will be done with the chapter as well. तो अब इन एनर्जी शेल्स में कैसे और कितने इलेक्ट्रॉन्स फिट किए जा सकते हैं, इसके लिए हमें बोर एंड बोरी ने कुछ रूल्स दिए थे। पहले रूल में उन्होंने इनमें से किसी भी एनर्जी शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो निकालने का एक फॉर्मूला दिया है, एंड दैट इज 2n²। अब इस फॉर्मूले में हम n की जगह पर ऑर्बिट का या फिर एनर्जी लेवल का नंबर मेंशन करेंगे। जैसे अगर हमें निकालना है कि L शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो न्यूक्लियस के बाद L शेल सेकंड ऑर्बिट है, यानी कि यहाँ पर हम n की जगह पर 2 लिखेंगे और हमारा आंसर आएगा 8, यानी कि L शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। अगर हमें K शेल का निकालना है तो K शेल फर्स्ट शेल है न्यूक्लियस के बाद, तो यहाँ पर हम n की बजाय 1 लिख देंगे और हमारा आंसर आएगा 2, यानी कि K शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिट हो सकते हैं। ऐसे ही इसी फॉर्मूले से अगर हम चाहें तो बाकी की शेल्स का भी निकाल सकते हैं। और अपने दूसरे रूल में इन्होंने बताया है कि किसी भी एटम में जो आउटर मोस्ट शेल होता है ना, जो सबसे बाहर वाला एनर्जी लेवल होता है, उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं। 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फिट नहीं हो सकते आउटर मोस्ट शेल में। अपने तीसरे रूल में ये हमको बताते हैं कि कैसे एक स्टेप वाइज मैनर में इलेक्ट्रॉन्स एक एटम में हर शेल में अरेंज होता है। इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मान लो एक एटम है जिसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये 12 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे उस एटम में? देखो, न्यूक्लियस के बाद जो सबसे पहला शेल आता है यानी कि K शेल, उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब जो L शेल है यानी कि K शेल के बाद वाला शेल, उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो बाकी के बचे हुए जो 10 इलेक्ट्रॉन्स है उनमें से 8 इलेक्ट्रॉन्स उस L शेल में होंगे और बाकी के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं वो आउटर मोस्ट शेल में चले जाएंगे, यानी कि L के ऊपर वाला जो शेल है उसमें चले जाएंगे। तो ऐसे स्टेप वाइज मैनर में इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं इन ऑर्बिट्स में, और जब तक ये अंदर वाले शेल्स ना भरे, ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले शेल में अकोमोडेट हो जाए, नहीं, K शेल से स्टार्ट होकर के ये आगे बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर आपको एटॉमिक नंबर यानी कि उस एटम में प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के हिसाब से फर्स्ट 18 एलिमेंट्स का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना वो दिखाया गया है। अब लेकिन इस चार्ट को समझने से पहले मैं आपको वैलेंसी बता देती हूँ क्या होता है। तो देखो, अभी हमने इन रूल्स में पढ़ा था कि हर एटम चाहता है कि उसके बाहर वाले शेल में 8 से ज्यादा या कम एटम्स ना हो, या फिर अगर किसी एटम में कम इलेक्ट्रॉन्स है और सिर्फ K शेल में आप आ रहे हैं तो वो K शेल कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, उससे कम नहीं चलेंगे। इसको बोलते हैं ड्यूप्लेट रूल। तो अगर किसी एटम का ड्यूप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो एटम स्टेबल माना जाएगा। लेकिन जो अभी हमने एग्जांपल लिया था 12 इलेक्ट्रॉन वाले एटम का, उसमें हमने क्या किया था, 2 इलेक्ट्रॉन से हमने K शेल फिल कर दिया, 8 इलेक्ट्रॉन से हमने L शेल फिल कर दिया, बाकी के बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने अगले वाले शेल में दे दिए। तो ये जो इसका ऑक्टेट है ना वो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट नहीं है। तो अब देखो, ये एटम अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज या गेन करता है उसी को हम इसकी वैलेंसी बोलेंगे। यहाँ पे ये 2 काम कर सकता है। पहला कि 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने लूज कर दे, किसी और एटम को दे दे, तो भी इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे। दूसरा कि 6 इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे एटम से ले ले, तब भी इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोनों में से ये क्या करेगा? तो देखो, जहाँ पर भी ट्रांजिशन लेस नंबर्स में हो रहा है ना वो माना जाता है, यानी कि इस केस में ये 6 इलेक्ट्रॉन्स लेगा नहीं, बिकॉज 6 इज अ बिगर नंबर देन 2। तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना ज्यादा इजी समझेगा, इसीलिए यहाँ पर इसका जो वैलेंसी है ना वो 2 हो जाएगा। अब देखो, ये तो होता है हमारा वैलेंसी कि अपना ऑक्टेट या ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए वो एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज या गेन करता है, इनमें से जो स्मॉल नंबर में काम हो रहा होगा वो करेगा। बाकी एक और टर्म आता है हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का। तो किसी भी एटम में जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे ना उसी को बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल को इन्होंने वैलेंस शेल बोला है और उस वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इस टेबल को पढ़ते टाइम आप कुछ ऐसे एलिमेंट्स से भी मिलोगे जो कि नोबल हैं। नोबल मतलब उनका ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट है और इसी वजह से वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन नहीं करते। कोई भी एटम किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्शन इसीलिए करता है ताकि उसका ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट हो सके। अब बनाते हैं इस चार्ट के साथ अपना एक टेबल जो कोशिश करेगा आपको इसी के साथ याद भी हो जाए।
इसमें सबसे पहले आता है हमारा ये हाइड्रोजन, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक ही प्रोटॉन है, इसमें न्यूट्रॉन भी नहीं है, यानी कि इसका एटॉमिक मास भी 1 AMU हुई है और इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन भी है। तो इस एक इलेक्ट्रॉन को हमने के शेल में फिट कर दिया। अब देखो के शेल की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है ना वो है 2 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसका ड्यूप्लेट पूरा नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम वहीं पर बात करें हीलियम की, तो हीलियम आता है हमारा दूसरे नंबर पे, क्योंकि इसके अंदर 2 ही प्रोटॉन्स है, 2 न्यूट्रॉन्स है और 2 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। और इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को हमने पहले के शेल में फिट कर दिया, यानी कि इसका जो आउटर मोस्ट शेल है के शेल वो पूरी तरीके से फिल्ड हो चुका है। इसीलिए हम हीलियम को नोबल या फिर इनर्ट गैस भी कह सकते हैं, आप नोबल गैस बोलो। तीसरा आता है हमारा लिथियम। लिथियम के अंदर 3 प्रोटॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन भी हैं। 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स को तो हमने के शेल में फिट कर दिया, जो एक बचा है उसको अगले वाले शेल में फिट कर दिया। चौथे नंबर पे आता है हमारा बेरिलियम। बेरिलियम में 4 प्रोटॉन्स होते हैं, इसलिए इसको चौथे नंबर पे लिखा है, और 4 ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन में से के शेल की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल देंगे, बाकी के बचे हुए 2 अगले वाले में चले जाएंगे। पांचवा है हमारा बोरॉन। इसके अंदर 5 प्रोटॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल में आ जाएंगे, बाकी के बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में चले जाएंगे। 6th नंबर पे आता है हमारा कार्बन। कार्बन में 6 प्रोटॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे के शेल में आ जाएंगे और बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे हमारे एल शेल में। और 7th एलिमेंट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में हमारे 7 प्रोटॉन्स और 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 7 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स तो के शेल में आ जाएंगे, इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ इतनी ही है, बाकी के बचे हुए 5 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे एल शेल में। 8th एलिमेंट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल में, बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे हमारे एल शेल में। 9th एलिमेंट है हमारा फ्लोरीन। फ्लोरीन में होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन्स, 9 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल में, बाकी के बचे हुए 7 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे हमारे एल शेल में। और अब 10th है हमारा नियॉन। नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल में, बाकी के बचे हुए 8 इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में। अब देखो जो हमारा एल शेल है उसका भी मैक्सिमम स्ट्रेंथ पूरा हो चुका है, कंप्लीटली फिल्ड है इसका भी आउटर मोस्ट शेल, यानी कि नियॉन भी एक नोबल गैस है। अब बात करते हैं सोडियम की। सोडियम में होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स, 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे के शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे एल शेल में, बाकी का जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा है वो आ जाएगा अगले वाले शेल में। 12th है हमारा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन्स, 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में, बाकी के बचे हुए जो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो आ जाएंगे अगले वाले शेल में। 13th है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 13 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में, बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन्स उसके अगले वाले शेल में। 14th नंबर पे आता है हमारा सिलिकॉन, एंड आई होप इसके इलेक्ट्रॉन्स को भी आप अरेंज कर सकते हो। नहीं कर सकते तो मैं बताती हूँ। इसमें आएगा के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, बाकी के एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और जो अगला वाला शेल है उसमें बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट वन इज फोस्फोरस, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 15। 15 को भी आप ऐसे ही अरेंज कर सकते हो, के शेल में 2, एल शेल में 8, और बचे हुए जो 5 है वो उसके अगले वाले शेल में। 16th नंबर पे है हमारा सल्फर। सल्फर का भी एटॉमिक नंबर 16 होता है, तो 16 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसको भी ऐसे ही अरेंज कर देते हैं, पहले के शेल में 2, फिर अगले वाले में 8, फिर जो जितने बचे वो उससे अगले वाले शेल में। नेक्स्ट है क्लोरीन विथ 17 इलेक्ट्रॉन्स। तो 17 को भी ऐसे ही इसके शेल्स में हम अरेंज कर देंगे, यानी कि के शेल में 2, एल शेल में 8, और बचे हुए 7 इलेक्ट्रॉन्स उसके अगले वाले शेल में। 18th है हमारा आर्गन। आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, बाकी के बचे हुए 8 इलेक्ट्रॉन्स उसके अगले वाले शेल में। अब देखो इसमें आर्गन भी एक नोबल गैस है। क्यों? क्योंकि इसके के शेल फिल्ड है, एल शेल फिल्ड है, एम शेल फिल्ड नहीं है। इसमें मैक्सिमम आ सकता था हमारा 18 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो दूसरा रूल हमने पढ़ा था, दूसरे रूल में उन्होंने बोर एंड बुरी ने हमें बताया था कि जो आउटर मोस्ट शेल होता है किसी भी एटम में, वो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं रख सकता। 2-3 चीज़ें और बची हुई हैं इस चैप्टर में, जल्दी से उनको कवर करते हैं। पहला आता है हमारा एटॉमिक नंबर। नाउ व्हाट इज एटॉमिक नंबर? मैंने पहले भी बताया हुआ है कि किसी एटम में प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही उनका एटॉमिक नंबर कहा जाता है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z लेटर से। अगर हम बात करें कार्बन की, तो उसके अंदर 6 प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, तो उसका एटॉमिक नंबर भी 6 होगा। सो फॉर कार्बन Z इज इक्वल्स टू 6। अब बात करते हैं मास नंबर की। तो मैंने पहले बताया हुआ है कि मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ दैट एटम। और मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर कैपिटल ए से। एग्जाम्पल में अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम में 13 प्रोटॉन्स होते हैं और 14 होते हैं न्यूट्रॉन्स। अगर इन दोनों का सम कर देंगे तो दैट विल बी 27, यानी कि एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो तो है 13 नंबर ऑफ प्रोटॉन के हिसाब से, और जो मास नंबर है वो है 27 AMU। अब देखो, अगर हमें किसी एलिमेंट के एटम को उसके मास नंबर और उसके एटॉमिक नंबर के साथ रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, उसकी नोटेशन क्या है? तो सबसे पहले बीच में आएगा उस एलिमेंट का सिंबल। अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की तो बीच में आएगा Al। ऊपर किसी भी साइड आप ले सकते हो उसका मास नंबर और नीचे किसी भी साइड आप ले सकते हो उसका एटॉमिक नंबर। तो दिस इज बेसिकली द नोटेशन ऑफ दैट एलिमेंट। अब बात करते हैं कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। तो आपने पहले पढ़ा हुआ है कि किसी भी एलिमेंट के सारे एटम्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है। दैट इज कि एक एलिमेंट में जितने भी एटम हैं उन सब के अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर सब सेम होगा। लेकिन नेचर में कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी ढूंढे गए हैं जिनका एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो उनके सारे एटम्स में सेम ही रहता है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के ज़्यादा कम हो जाने की वजह से उनका जो मास नंबर है ना वो डिफर करता है, वो अलग अलग हो जाता है कुछ एटम्स में, और इन्हीं एटम्स को उस एलिमेंट का आइसोटोप कहा जाता है। तो सबसे पहले अगर हम एग्जांपल लें हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन एलिमेंट में 3 तरीके के आइसोटोप पाए जाते हैं। पहला है हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 एंड हाइड्रोजन 3। इनको नाम भी दिए गए हैं इसी के अकॉर्डिंग। अब ये जो नंबर 1, 2, 3 है ना, ये बेसिकली हाइड्रोजन का मास नंबर बता रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो सेम ही है, 1 ही होगा, उनका मास डिफर हो जाता है। हाइड्रोजन 1 का मास 1 AMU ही है क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, सिर्फ एक प्रोटॉन ही होता है इसके न्यूक्लियस में। हाइड्रोजन 2 में सिर्फ एक न्यूट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, इसीलिए इसका मास 2 AMU है। और हाइड्रोजन 3 में 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं और एक प्रोटॉन होता है, इसलिए इसका मास 3 AMU है। बात करें अगर कार्बन की, तो कार्बन के 2 आइसोटोप पाए जाते हैं। पहला कार्बन 12 और दूसरा कार्बन 14। दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, 6 ही है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफर करने की वजह से इनका एटॉमिक मास भी डिफर कर रहा है। बात करें अगर क्लोरीन की, तो इसके भी 2 आइसोटोप है। पहला क्लोरीन 35 एंड दूसरा क्लोरीन 37। दोनों का एटॉमिक नंबर 17 है, लेकिन अगेन न्यूट्रॉन डिफरेंट होने की वजह से, न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट होने की वजह से मास नंबर डिफर कर रहा है। अब देखो, इन आइसोटोप्स का भी जो एटॉमिक नंबर है वो भी उस एलिमेंट में बाकी के एटम के जैसा ही होगा, यानी कि ये केमिकली तो सेम ही होंगे बाकी के एटम्स के, लेकिन फिजिकली डिफरेंट होंगे। केमिकली सेम रहने का मतलब ये है कि इनके अंदर भी उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस एलिमेंट के बाकी के एटम के अंदर है, और ये केमिकली सेम रिएक्ट कर पाएंगे बाकी के एटम से, लेकिन फिजिकली सेम नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा या कम होने की वजह से इनका मास बाकी के एटम के मास से के बराबर नहीं आएगा। अब देखो, अगर एक ही एलिमेंट में 2 आइसोटोप्स हैं, अगर हम क्लोरीन की ही बात करें तो इसका जो 35U मास वाला आइसोटोप है ना, वो नेचर में 3 पार्ट, अगर 100% हमारे पास क्लोरीन है तो उसमें से 75% 35U मास वाला क्लोरीन पाया जाएगा, और जो 25% बचा हुआ है उसमें 37U मास वाला क्लोरीन पाया जाएगा। तो अब अगर हमें जनरली क्लोरीन का कोई मास बताना है तो हम कैसे बताएंगे? तो हम क्या करेंगे, इनका परसेंटेज निकाल करके, यानी कि 35 का 75% निकाल के और 37 का 25% निकाल करके हम इसको ऐड कर देंगे और हमारे पास हमारा एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा, और उसी को हम कंसीडर करेंगे। अब कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं इन आइसोटोप्स की। यूरेनियम का एक आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एज फ्यूल यूज होता है। कोबाल्ट का एक आइसोटोप कैंसर ट्रीटमेंट में हेल्प करता है, और आयोडीन के एक आइसोटोप को हम वॉइटर को ठीक करने के लिए यूज करते हैं। अब बात करते हैं आइसोबार्स की। तो आपको पता है कि हमारे नेचर में कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो अलग अलग है, लेकिन उनका मास नंबर सेम होता है। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं आर्गन का और कैल्शियम का। तो देखो, ये दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं, इस बात का ध्यान रखना, दोनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा ही होगा, ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है। तो आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18 और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, लेकिन दोनों का मास नंबर सेम होता है, एंड दैट इज 40U। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर जितने भी न्यूक्लियॉन्स है ना, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं न्यूक्लियस में प्रेजेंट एलिमेंट्स को, यानी कि जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स
का नंबर है उसको कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। दोनों के न्यूक्लियॉन्स का नंबर सेम है, इसकी वजह से दोनों का मास नंबर सेम आता है। और ऐसे ही एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर तो अलग अलग हो लेकिन मास नंबर सेम हो, उनको आइसोबार्स कहते हैं। तो ये था इस चैप्टर का लास्ट पार्ट और इसी के साथ हमने ये पूरा चैप्टर भी खत्म कर लिया है। और इस चैप्टर के साथ ही हमने इस चैनल पे क्लास 9 की पूरी केमिस्ट्री को कवर कर लिया है। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पार्ट 1।